बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इसमें हम इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मोल क्या होता है। व्हाट इज़ मोल? मोल एक सिंपल अल्फाज में मोल जो है ये एक काउंटिंग की यूनिट है। जिस तरह ये बाकी और बेशुमार यूनिट्स हैं गिनती के लिए। डज़न जो है ये 12 चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दर्जन का लफ्ज़ एक सैकड़ा या 100 जो है ये 100 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। 1000 यानी हज़ार, ये 1000 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। मिलियन मिलियन जो है ये 10 लाख चीज़ों के लिए हम 1 मिलियन बोलते हैं। और बिलियन बिलियन का लफ्ज़ जो है ये 1 अरब चीज़ों के लिए बोलते हैं। इसका ट्रिलियन, तो ये बेशुमार ये यूनिट्स हैं जो हम किसी भी चीज़ को गिनने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। पिछली स्लाइड में जो हमने गिनती के लिए जो यूनिट्स देखी हैं वो तो ज़िंदगी में जो आम चीज़ें जिनका हमसे वास्ता पड़ता है उनको गिनने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मैटर जो है वो एटमों और मॉलिक्यूलों पर मुश्तमिल होता है, और एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो इंतहाई छोटी चीज़ है। उनको गिनने के लिए हम दर्जन या थाउज़ेंड या मिलियन या ट्रिलियन का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा लफ्ज़ है उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर हम बीकर में कुछ पानी की थोड़ी-सी मिकदार ले लें, फ़र्ज़ करें 100 ग्राम हम पानी ले लेते हैं, तो आपके ख़्याल में वो 100 ग्राम पानी के अंदर कुल मॉलिक्यूल कितने होंगे? क्या वो दर्जनों के हिसाब से होंगे या हज़ारों के हिसाब से होंगे या मिलियंस के हिसाब से होंगे? नहीं, बल्कि वो तो हेक्ज़िलियंस के हिसाब से होंगे। यानी हेक्ज़िलियन जो है ये इतनी बड़ी फ़िगर है, इसके कई गुना, कई हज़ार गुना जो है इसके, उनकी तादाद इसके कई हज़ार गुना बराबर होगी और उससे भी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए फिर हम जो है ना ये डज़न का लफ़्ज़ या मिलियन, ट्रिलियन या बिलियन का लफ़्ज़ जो है ना इस्तेमाल नहीं करते। तो मॉलिक्यूलों और एटमों को गिनने के लिए फिर हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको मोल कहते हैं। और ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता चलाया गया कि 1 मोल जो है वो इतनी चीज़ों के बराबर होता है। कोई भी चीज़ें अगर इतनी हों तो उनको हम 1 मोल कहते हैं। और ये बराबर है 6.02 हेक्सिलियन थिंग्स के बराबर है। पिछली स्लाइड में जो हेक्सिलियन का लफ्ज़ आपने देखा, वो इज़ दैट हेक्सिलियन इज़ मल्टीप्लाइड बाय 6.02। तो इतने हेक्सिलियन चीज़ें अगर होंगी तो उनको हम 1 मोल कहेंगे। और इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। यानी 1 एवोगैड्रो नंबर इज़ इक्वल टू 6.02 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर 23 थिंग्स। तो हमने ये देखा कि 1 मोल चीज़ें जो हैं वो इतनी तादाद में हों तो हम उसको 1 मोल कहते हैं। कोई भी चीज़ इतनी तादाद में है तो दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल। और इसको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से यूँ लिखते हैं, इतनी लंबा फिगर लिखना उसको समझना मुश्किल होता है। इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म में हम यूँ लिखते हैं 6.02 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर 23 एंड इट इज़ आल्सो नोन एज़ एवोगैड्रोस नंबर। अब ये तादाद जो है ये कितनी बड़ी है, ये कितना बड़ा नंबर है, इसको एक इसका जस्ट एक आइडिया लेने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं कि अगर हमारे पास इतने गंदम के दाने हों, यानी एवोगैड्रोस नंबर के बराबर गंदम के दाने हों, तो उनका मास जो है इतने किलोग्राम बनता है उनका। और इसको कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि 100 ग्राम यानी एवरेज साइज्ड गंदम के दाने जो है उनका वजन 3.7 ग्राम निकला था। और इस हिसाब से ये कैलकुलेशन की गई है जो कि इतने किलोग्राम बनती है। अभी हमने ये कैलकुलेट करके देखा कि अगर 1 मोल गंदम के दाने हों तो वो इतने किलोग्राम के बराबर है उनका वजन। और ये किलोग्राम जो है ये कितने यानी कितनी मिकदार है ये, इसका अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगाएं कि अगर एक बंदा जो है वो एक दिन में 250 ग्राम गंदम इस्तेमाल करे, यानी सुबह दोपहर शाम वो इतनी रोटियां खाता है कि वो 1 पाव गंदम जो है वो इस्तेमाल कर लेता है।
तो फिर जो पाकिस्तान की पूरी आबादी है, पाकिस्तान की पूरी आबादी जो है ये 220 मिलियन के बराबर है अंदाज़न, यानी 22 करोड़ के बराबर है तकरीबन। तो पाकिस्तान की पूरी आबादी जो है ये इतने साल तक ये एक मोल गंदम के दाने खाती रहे तो कितने साल ये गुजार सकती है, यानी एक तकरीबन ये 111 करोड़ साल बनते हैं। यानी अगर एक मोल गंदम के दाने हों तो पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी उनको 111 करोड़ साल तक खा सकती है। और इंडिया की आबादी जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, और वो 139 करोड़ के बराबर, यानी 1 अरब 39 करोड़ की आबादी है। और इंडिया की ये 1 अरब 39 करोड़ की आबादी ये एक मूल गंदम के दानों को 17.5 करोड़ साल तक ये खा सकती है। इतना बड़ा है ये एक मोल की जो फिगर है, एक मोल की जो तादाद है इतनी बड़ी होती है, इससे आप अंदाजा लगा लें। अभी हम एक मोल तादाद को एक और मिसाल से मज़ीद समझते हैं कि अगर हमारे पास एक मोल A4 साइज़ के पतले से कागज़ हों, जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, 70 ग्राम के कागज़, तो उनको अगर आप नीचे ऊपर जमा करें और एक बहुत बड़ा पिलर बना दें, जैसा ये आपको नज़र आ रहा है फिगर में, तो उसकी हाइट इतने किलोमीटर बनती है, और ये तकरीबन इतने करोड़ किलोमीटर है ये, यानी 45150 बिलियन किलोमीटर। और इसको इस हिसाब से कैलकुलेट किया गया कि 400 पेपरों को रख के उनकी ऊंचाई देखी गई तो वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही थी, लेकिन उसको 3 सेंटीमीटर समझ लिया, फ़र्ज़ कर लिया गया कि 400 पेजों को अगर हम एक नीचे ऊपर रखें ना तो उनकी हाइट 3 सेंटीमीटर बनती है। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन की गई है, इतने कागज़ों की जो हाइट है ये इतने किलोमीटर बनती है। और ये आप अंदाज़ा कर लें कि सूरज का ज़मीन से जो फासला है ये सिर्फ 0.15 बिलियन किलोमीटर है, और ये 9 करोड़ मील या 15 करोड़ किलोमीटर बनते हैं ये। मीलों में अगर करें तो ये 9 करोड़ मील बनते हैं, और किलोमीटर में हो तो ये 15 करोड़, तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर हैं ये, यानी 14 करोड़ 96 लाख 40 हज़ार किलोमीटर जो है ये तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर बनते हैं, या 0.15 बिलियन किलोमीटर बनते हैं। और एक मोल पेपरों की जो हाइट है वो इतने बिलियन किलोमीटर बनती है ये आप साफ कर लें कि ये इनकी जो हाइट है वो सूर्य से भी हजारों गुना ऊपर चली जाती है ये। तो ये है वन मोल का तस्वर। आम जिंदगी के हिसाब से इसको अगर समझें तो इस तरह से है ये। अब आपको ये एक मोल की जो अहमियत है उसका कुछ अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि एक मोल को मैंने पीछे ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि आम ज़िंदगी में जो हम चीज़ें देखते हैं, अगर उनको एक मोल के हिसाब से समझाया जाए तो उनकी क्या हैसियत बनती है। अब यही एक मोल जो मॉलिक्यूल हैं, वो अगर पानी के हिसाब से देखें तो पानी में इतने यानी मॉलिक्यूल, एक मोल के बराबर मॉलिक्यूल जो हैं वो सिर्फ पानी के 18 ग्राम के अंदर मौजूद हैं। यानी इतनी बड़ी फिगर जो आपने पीछे देखी कागजों की, इतनी बड़ी तादाद जो है ना जो दानों की आपने पीछे जिसको आपने समझा है, तो उतनी बड़ी तादाद मालिक्यूलों की, पानी के मालिक्यूलों की सिर्फ पानी के 18 ग्राम पानी में मौजूद होती है। इससे आप अंदाजा कर लें कि ये मालिक्यूल कितने छोटे हैं। तो पानी के 18 ग्राम यानी पानी के 18 ग्रामों में जो तादाद है पानी की मॉलिक्यूलों की वो ये है 6.02 × 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल, यानी ये एक मोल के बराबर है। एक मोल की तादाद ये होती है, और ये है सिर्फ 18 ग्राम पानी में मौजूद है ये। यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई गई हैं, और इनके एक मोल एक मोल मॉलिक्यूल कितनी मिकदार में होंगे, एक मोल मॉलिक्यूलों की जो मिकदार बनती है ग्रामों में, यानी मिकदार का और तादाद का जो तल्लुक है वो यहाँ पे ज़ाहिर किया गया है। तो मरकरी ऑक्साइड के जो एक मोल हैं वो 216.6 ग्राम के बराबर हैं, और सुक्रोज के एक मोल
की जो मिकदार बनती है वो 342.3 ग्राम है, और सल्फर की 32 ग्राम है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की 249.7 ग्राम है, और सोडियम क्लोराइड की 58.4 ग्राम है, और ये कॉपर के लिए 63.5 ग्राम है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ चीज़ों की जो 1 मोल की मिकदार है वो यहाँ ग्रामों में दी गई है, यानी तादाद का और मिकदार का जो तल्लुक है वो यहाँ पे वाज़ेह करने की कोशिश की गई है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं उनकी 1 मोल की जो 1 मोल के हिसाब से मॉलिक्यूल बनते हैं, उनकी मिकदार ज़्यादा बन जाती है ग्रामों में। इसको हम अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि 1 मोल की जो ग्रामों में मिकदार बनती है ना, वो हर चीज़ की अलग-अलग होती है। अब इस स्लाइड में 1 मोल तादाद का ग्रामों में क्या ताल्लुक है, ये वाज़ेह करने की कोशिश की गई। जिस तरह पिछली स्लाइड में आपने देखा कि बाज़ चीज़ों का 1 मोल जो है वो ज़्यादा ग्रामों के बराबर है, बाज़ चीज़ों का 1 मोल कम ग्रामों के बराबर है, किसी की मिकदार ज़्यादा है, किसी की मिकदार कम है ग्रामों में। तो जिस तरह ये 1 दर्जन चीज़ें हैं, 1 दर्जन पेंसिलें हैं, 1 दर्जन ऑरेंज हैं, 1 दर्जन कुर्सियाँ हैं, लेकिन अगर इनकी मिकदार देखी जाएगी तो इनकी यानी जो वज़न है इनका वो मुख्तलिफ होगा। तादाद इनकी बराबर है, जो कि 1 डज़न के बराबर है, लेकिन इनका जो वज़न है वो मुख्तलिफ है। कुर्सियाँ चूँकि वज़नी हैं, तो इनका वज़न ज़्यादा है। जो ऑरेंज हैं ये कुर्सियों से हल्के हैं, लेकिन पेंसिलों से ये वज़नी हैं, तो इनका जो वज़न है वो इनसे अलग होगा, और पेंसिलें चूँकि हल्की हैं तो इनका वज़न इन दोनों से कम होगा। तो इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि तादाद का तल्लुक जो है वो वज़न के साथ, अगर तादाद बराबर है तो ज़रूरी नहीं है कि उनका वज़न भी बराबर हो। वज़न उनका अपनी साइज़ के हिसाब से होगा। इसी तरह यहाँ पर जो तादाद है ये बराबर है। इतनी तादाद 1 मोल के बराबर पानी के मॉलिक्यूल हैं, 1 मोल के बराबर ही यहाँ पे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, और 1 मोल के बराबर ही यहाँ पर सुक्रोज़ के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन सुक्रोज़ के एक यानी मोल मॉलिक्यूलों का जो वज़न है वो ये बनता है 342.3 ग्राम, और 1 मोल एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूलों का जो वज़न है वो 60 ग्राम है, और 1 मोल पानी के मॉलिक्यूलों का जो वज़न है वो बनता है 18 ग्राम। तो यहाँ पर ये आप समझें कि जो 1 मोल का जो तल्लुक होगा वज़न के साथ, वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो इनका ये जो 18 है, ये इनका मास है, मॉलिक्यूलर मास एएमयू में 60 ग्राम, 60 इसका मास है एएमयू में एसिटिक एसिड का, और 342 है सुक्रोज का। और मोल में जब हम इसको लिखेंगे तो ये इसके साथ ग्राम लिख देंगे, यानी जितना उसका मॉलिक्यूलर मास अगर वो हम ग्रामों में ले लें तो वो उसका 1 मोल होता है वो, और उसमें मॉलिक्यूलों की तादाद जो है वो इतनी होगी 1 मोल में 6.0210 रेज़्ड टू पावर 23। किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट के की मास का मोलों के साथ क्या लिंक है, क्या इनका रिलेशनशिप है, इस चीज़ को यहाँ पे वाज़ेह किया गया है कि आपके पास कोई भी मिकदार किसी चीज़ की मौजूद हो तो उसको उसके नंबर ऑफ मोल अगर मालूम करने हो तो ये उसकी इक्वेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो फर्ज करें पानी की मिकदार हमारे पास 90 ग्राम है, तो 90 ग्राम में हम मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना चाहते हैं पानी के, तो ये आएगा 90 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 5 मोल, यानी 90 ग्राम पानी जो है ये पानी के 5 मोल्स के बराबर है। और इस तरह अगर हमारे पास ग्लूकोज के 3.5 मोल हों तो उनका मास ग्रामों में कितना होगा, तो ये है 630 ग्राम बनता है, क्योंकि इसको मोलों को आप मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर आपने पानी का 1 मोल लेना हो तो आप उसके 18 ग्राम ले लें बीकर में, तो वो उसका 1 मोल होगा जो कि उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, और उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, वो 6.02 10 रेज़्ड टू पावर 23 के बराबर होंगे। इसी तरह अगर ग्लूकोज का 1 मोल आपने लेना है तो आप उसके 180 ग्राम बीकर में डाल लें तो वो उसका 1 मोल होगा। यानी अब क्योंकि 1 मोल जो है ना वो मॉलिक्यूल तो नहीं गिनने बैठ जाएंगे ना, तो उनका उनको हम 1 मोल को यानी हम यानी मेजरेबल चीज़ के हिसाब से उसका कंसेप्ट हम ज़हन में बिठाएं, और वो ये है कि उसका जो एक मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम उसकी जो मिकदार होगी वो उसके 1 मोल के बराबर होगी, और उस
1 मोल मिकदार के अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे, ये वो जो हम पीछे फिगर पढ़ आए हैं एवोगैड्रोस नंबर, उसके बराबर होंगे। यहाँ पर ये हम समझेंगे कि 1 मोल में अगर आपने किसी भी चीज़ के एटम या मॉलिक्यूल की तादाद निकालनी हो या उनका मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, तो उसके लिए क्या रिलेशनशिप है? तो ये है कि 1 मोल में 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम होंगे एलिमेंट के लिए, और इतने मॉलिक्यूल होंगे कंपाउंड के लिए। अगर वो चीज़ कंपाउंड है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे, अगर वो चीज़ एलिमेंट है तो उसमें इतने एटम्स होंगे। और 1 मोल किसी भी चीज़ का इस हिसाब से होगा, अगर वो एलिमेंट है तो उसका 1 मोल उसके एटॉमिक मास के नंबर ऑफ ग्राम्स के बराबर होगा, और अगर वो चीज़ कंपाउंड है तो उसका कंपाउंड का जो 1 मोल है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के ग्रामों के बराबर होगा। मसलन अगर ग्लूकोज है तो उसका चूंकि मॉलिक्यूलर मास 180 है, तो उसका 1 मोल जो है ग्लूकोज का 180 ग्राम के बराबर होगा। अगर सोडियम है फर्ज करें, तो सोडियम चूंकि एलिमेंट है, तो सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 होता है, तो उसके 1 मोल जो है वो 23 ग्राम के बराबर होगा। अब मिसाल हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर हमारे पास इतने ग्राम है, इतने मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के, कैलकुलेट मास ऑफ 12.02 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो उसके लिए ये हम रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 6.02 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ये उसके 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल जो है वो 180 ग्राम के बराबर है। लिहाजा 12.04 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूलों का जो मास बनता है कैलकुलेशन करके यूनिटरी मेथड के हिसाब से, ये बन जाता है 360 ग्राम। अब यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल है कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के 490 ग्राम मौजूद हैं, और इतनी मिकदार हो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की, तो उसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? तो इसे कैलकुलेट करना भी बहुत सिंपल है कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे मोल्स का, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये टोटल मोल बन गया 5, यानी 490 ग्राम H2SO4 के जो हैं ये H2SO4 के 5 मोल्स के बराबर है। और अगर आप इसका फार्मूला देखें तो फार्मूले में आप ये नज़र आ रहा है आपको कि एक मालिक्यूल जो है H2SO4 का, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम सल्फर का है और 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो इतनी तादाद एटमों की मिलकर एक मालिक्यूल बनाती है, और अगर हम इसे मोलों के हिसाब से लेंगे तो वो भी इसी तरह ही है कि 1 मोल जो H2SO4 का है उसमें 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल सल्फर का है और 4 मोल उसके अंदर ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल हमारे पास H2SO4 के 5 हैं, लिहाजा 1 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन के एटम 4 मोल के बराबर हैं, तो लिहाजा 5 मोल के अंदर ये हो गया 20 मोल, यानी 5 मोल H2SO4 के जो हैं उसमें ऑक्सीजन के एटमों की तादाद 20 मोल के बराबर है, और 1 मोल अगर हो एटमों का तो वो इसके बराबर है, तो 20 मोल जो है वो दिस मल्टीप्लाइड बाई 20, ये बन जाएगा 1.204 टाइम्स 10⁻25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी 490 ग्राम H2SO4 होगा, तो उसमें ऑक्सीजन के एटमों की तादाद ये होगी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मोल की समझ आ गई होगी। तो ये मोल के लेक्चर का पहला पार्ट पूरा हुआ, और अनकरीब हम इसका पार्ट 2 रिलीज़ करेंगे, जिसमें हम इसकी मज़ीद एप्लीकेशंस पर डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें समझेंगे, और उसमें इंशाल्लाह आप मज़ीद उसके बारे में अच्छी तरह समझने के बाद अच्छी तरह एक्सपर्ट हो जाएंगे।